हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो फिर से लेकर आ चुका हूं और आज का वीडियो है नागरी लिपि का। आज हम लोग नागरी लिपि जिनके लेखक हैं गुणाकर मूले, उनका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। आप सभी यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10th और ये आपका चैप्टर 5 है। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का VVI यानी कि कहा जाए अत्यंत इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में निश्चित इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। तो आज हम लोग नागरी लिपि का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और उसको याद भी करेंगे अपने इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर और आज फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत फ़ायदा होने वाला है। यह बात आपको अभी नहीं लग रहा होगा, बट आप जिस दिन एग्ज़ाम दे के आइएगा उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप कहिएगा कि वाकई सर आपने कहा था कि वीडियो को पूरा देखना और उस वीडियो को मैंने पूरा देखा तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग अपने आते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन है कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। यानी जो बच्चों जिसे मेहनत पर भरोसा है तो वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। आपको किस्मत पे नहीं चलना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे किस्मत में ये डिवीज़न लिखा है वो डिवीज़न लिखा है। आपको अपने मेहनत पर भरोसा रखना है। तो यानी जो बच्चे मेहनत की बात करते हैं वे किस्मत की बात नहीं करते हैं। आपको अपने मेहनत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो भाई किस्मत क्या चीज़ है, किस्मत को तो यूं बदल देंगे। तो ये था आज हमारा मोटिवेशनल लाइन। ये मोटिवेशनल लाइन मैं प्रत्येक दिन लगभग सारे वीडियो में आपके लिए लाता हूँ। यह लाइन आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके अंदर में नया जोश और नया उत्साह पैदा करेगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोग मिशन 450 प्लस, आपको मालूम है कि मिशन 450 प्लस हम लोग लॉन्च किए हुए हैं। इसके तहत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ में जुड़ करके। चलिए तो चलते हैं, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है जो कि काफ़ी एकदम खूबसूरत सा प्रश्न है। एकदम आसान प्रश्न मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं कि कुल 30 प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। आप लोग बच्चों इसका आंसर फटाफट सोच लीजिए कि क्या होगा। तब तक आपको हम 5-7 सेकंड का समय दे दिए। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया। पुष्पा फिल्म देखा है ना भाई, पुष्पा फिल्म झुकेगा नहीं, है ना। तो यही है यहाँ पर, दक्षिणी भारत की जो नागरी लिपि है वो क्या कहलाती है। साउथ इंडिया में दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है वो क्या कहलाती है। आप लोग बताइएगा, देवनागरी, ब्रह्मनागरी, नंदी नागरी या फिर विजय नागरी। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा भाई नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर क्या? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी। यानी दक्षिण भारत कहा जाए जहाँ पुष्पा फिल्म बना था ना जी, पुष्पा फिल्म जहाँ बना था तो वहाँ पर नागरी लिपि को कहा जाता है कौन सी? नंदी नागरी। क्या कहा जाता है बच्चों? नंदी नागरी। याद करिए, बस सिर्फ बैठे बैठे नहीं होगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा आप लोग, तब मजा आएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा पहला का आंसर? सी नंबर। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि हिंदी लिखी जाती है। आप लोग बताइए, अभी जो हम हिंदी में टाइपिंग किए हैं, हिंदी में जो लिखे हैं, तो आप लोग भी हिंदी को लिखते हैं। तो आप बताइएगा हिंदी जो लिखी जाती है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, बचपन से जानते होंगे, हमारी जो लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है बच्चों? देवनागरी लिपि। यानी हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। वहीं अगर हम लोग बात कर लें इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाएगी तो स्क्रिप्ट उसका हो जाएगा रोमन। क्या हो जाएगा बच्चों? रोमन। इंग्लिश का लिपि का नाम है रोमन और हिंदी का नाम है कौन सी? देवनागरी। याद हो गया ना जी? याद हो गया ना? याद करवा ही देंगे, नहीं याद होगा कैसे नहीं याद होगा। ऑब्जेक्टिव को तो पूरा एकदम खंगाल के रख देंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को छूटने नहीं देंगे।
अब तीसरा प्रश्न है आपके बीच में कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। आप लोग बताइएगा, ये जो मराठी भाषा है उसका लिपि का क्या नाम है। मराठी भाषा का, हिंदी ना मराठी, तो कहता है ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी या फिर मराठी लिपि। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइएगा, सोच लीजिए। मराठी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी, तो इसकी लिपि का नाम है देवनागरी। तो जानते हैं बच्चों, मराठी भाषा का भी लिपि कौन सा है, देवनागरी। हिंदी का भी लिपि का नाम क्या हुआ, देवनागरी। और मराठी का भी लिपि का नाम क्या हो गया, देवनागरी। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी। तो 3 प्रश्न को हम लोग, कितना मजा आ गया देख करके, याद भी हो गया होगा सभी बच्चों को। चौथा प्रश्न देखिए आपके बीच में आ चुका है। कहता है चौथा प्रश्न, कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सा ऐसा लेखक है जिसका की रचना है भारतीय लिपियों की कहानी, यानी भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध, मतलब फेमस रचना है। गुणाकर मूले, नलिन विलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा इसका आंसर जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ गुणाकर मूले। इस चैप्टर के लेखक कौन है, गुणाकर मूले चचा हैं, और यही इसी का है कौन सी, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है ना, याद हो ही गया होगा। चलिए 4 हो गया। 5 आपके बीच में आ चुका है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। वो राजा था, उसका नाम था भोज। तो परमार शासक भोज, भोज का घर कहाँ था, राजा भोज का घर। तो कहता है परमार शासक, वो कौन शासक था, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा धारा नगरी का। क्या आंसर हो जाएगा, धारा नगरी का। धारा का तेल भी आता है, याद रखिएगा, धारा का तेल आता है, उसी से भोज खाना है। ठीक है ना, तो धारा भोज, धारा भोज। ठीक है ना, याद हो गया होगा आपको 5 नंबर। ठीक है ना जी, एग्जाम में देखिएगा भोज बोलेगा, चल भाई धारा का तेल ला लो। ठीक ना, 5 हो गया। 6 नंबर में, 6 नंबर का प्रश्न यानी छठा प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस से कौन सी लिखल है, वीर केरलस। वीर केरलस जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है। आखिर वीर केरलस जो शब्द है उसका लिपि का क्या नाम है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि या फिर देवनागरी लिपि। इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। यानी देख ही सकते हैं आप लोग, संस्कृत मोटा मोटी लिखा हुआ है, तो इस कौन सा लिपि में लिखा गया, तो देवनागरी लिपि में। हम सब की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी लिपि। वीर केरलस से किस लिपि में लिखा गया है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। हो गया ना जी, 6 याद करवा दिए। चलिए 7वां प्रश्न आपके बीच में है, रामायण की रचना किस भाषा में है, किस भाषा में हुई है। रामायण जो है उसको किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। बताइए क्या हो जाएगा, तो रामायण की रचना हुई है संस्कृत में। कौन सा हो जाएगा, संस्कृत में, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण की रचना हुई है किस भाषा में, तो बच्चों संस्कृत भाषा में। तो क्या हो जाएगा 7 का आंसर ए नंबर। चलिए 8वां प्रश्न आपके बीच में, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश जो है उसका लेखक कौन है, वह किसकी रचना है, सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंदन दास की, गुरु नानक की। क्या हो जाएगा, दोहा कोश रचना है सरहपाद की। किसकी रचना है, सरहपाद की। दोहा कोश का रचनाकार कौन हो जाएंगे, सरहपाद हो जाएंगे। यह भी आपका इसी चैप्टर से है। आप लोग लेखक परिचय जब पढ़िएगा तब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। 8 प्रश्न को देख लिए। 9वां प्रश्न आपके बीच में है, हिंदी के आदि कवि कौन है भाई, हिंदी के आदि कवि कौन है। चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। तो हिंदी के आदि कवि कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन हो जाएंगे, सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद। याद रहेगा ना जी, दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद। हिंदी का आदि कवि कौन है, सरहपाद। याद हो गया। 9 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 10वां प्रश्न आपके बीच में है कि गोमतेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है। आप लोग बताइएगा कि गोमतेश्वर का जो भव्य पुतला है वो कहाँ पर है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है। यह बात भी बोल सकते हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है। कहीं कहीं पर रहता है गोमटेश्वर, तो गोमटेश्वर गोमतेश्वर एक्के हुआ। तो आप लोग बताइएगा गोमतेश्वर का जो मूर्ति है यानी पुतला है वो कहाँ पर है, सरवनबेलगोला में है, कन्नौज में है, कलिंग में है, बेतमा में है। कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरवनबेलगोला। सरवनबेलगोला कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर में है, कर्नाटक में। यानी कर्नाटक जब आप जाइएगा घूमने के लिए आपको बहुत बड़ा मूर्ति मिलेगा, उस मूर्ति का नाम है गोमतेश्वर। क्या नाम है, गोमतेश्वर या गोमटेश्वर। याद हो गया, कर्नाटक जाइएगा घूमने के लिए, ठीक है ना, तो वहीं आपको मिल जाएगा सरवनबेलगोला में। ठीक है। 11वां प्रश्न है कि उत्तर भारत की नागरी लिपि कब से मिलने लगते हैं। यानी उत्तर भारत में
उत्तर भारत के नागरी लिपि कब से मिलने लगते हैं? किस शताब्दी से? 8वीं शताब्दी से, 6ठी शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से या फिर 12वीं शताब्दी से? आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं शताब्दी से। 8वीं शताब्दी से कौन सा मिलने लगा? उत्तर भारत में। हम लोग उत्तर भारत में हैं तो 8वीं शताब्दी में ही उत्तर भारत में नागरी लिपि का प्रूफ मिलने लगा, प्रमाण मिलने लगा 8वीं शताब्दी से। किस शताब्दी से? तो 8वीं शताब्दी से। याद हो गया ना जी? 11 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 12वां प्रश्न आपके बीच में, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? आप लोग बताइएगा। बंगला जो लिपि है वो प्राचीन लिपि, प्राचीन नागरी लिपि जो है, यानी हम सब की जो लिपि है नागरी लिपि, तो बंगला लिपि जो है वह नागरी लिपि की क्या है? बताइएगा आप लोग। पुत्री है या फिर बहन है या फिर भगिनी है या फिर बहू है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सी है? बहन है, सिस्टर है, सिस्टर, बहन। यानी नागरी बंगला लिपि है नागरी लिपि दोनों क्या है? बहिन है, बहन बहन है, ठीक है ना? तो दोनों हो गया, बहन, ये भी बहन, ये भी बहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा, ठीक है। 12 ठो याद करवा दिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? 10वीं और 12वीं सदी में ऐसी कौन सी रचना थी जिसके माध्यम से भारत और यूरोप का बिजनेस के बारे में बताया गया कि भारत और यूरोप के बीच में बहुत बिजनेस हुआ था? अकबरनामा में, शाहनामा में, पद्मावत में या फिर रामचरित मानस में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों सोचिए फटाफट। इस सब टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा खोपड़िया लगाना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? पद्मावत। नहीं याद हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिएगा। यानी 10वीं और 11वीं सदी में जो पद्मावत जो रचना है, एक पद्मावत किताब है, रचना है, उसमें कहा गया है कि भारत का यूरोप के साथ में बिजनेस होता था, व्यापार होता था, ठीक है। तो कौन सा किताब में है? पद्मावत में। किस रचना, कौन सी रचना में है? पद्मावत। आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भारत में 10वीं और 11वीं सदी के बीच में भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था, बिजनेस होता था, ठीक है ना। चलिए 13वां प्रश्न हो गया हम लोग को। 14वां यानी 14th नंबर का प्रश्न है कि 14th नंबर का प्रश्न है आपके बीच में कि दक्षिण भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? यानी साउथ इंडिया यानी दक्षिण भाषा परिवार की कौन सी इसमें से ऐसी भाषा परिवार है जो सबसे अधिक प्राचीन है, जो सबसे अधिक क्या है? पुराना है। आप लोग बताइएगा सबसे पुराना कौन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। देखते हैं ना, आप बढ़िया से याद नहीं कीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा देखिएगा तमिल, तेलुगु, अब फंस जाइएगा, सोचिएगा दुब्बा, अरे बा ये तो यूँ लिखल है, तो यूँ लिखल है, फंस जाइएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तमिल। यानी तमिल जो है इस सब में सबसे क्या है? पुराना है, तमिल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी 14th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल, ठीक है। अब देखिए 15th यानी 15वां प्रश्न है आपके बीच में कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ये जो सूर्य नामक पुस्तक है ये किसकी रचना है? मैक्स मुलर का, बिरजू महाराज का या फिर गुनाकर मूले का या फिर महात्मा गांधी का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, वही चैप्टर का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा गुनाकर मूले। यानी गुनाकर मूले की रचना है सूर्य नामक जो पुस्तक है, उसके लेखक हो जाएंगे कौन? गुनाकर मूले। यानी कि 15वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखते हैं आप लोग ना, बहुत सारा अलग अलग किताब का भी नाम पूछ लेता है कि उस किताब का लेखक कौन है। तो इस सब चीज का तैयारी करने के लिए बुक को स्पेशली बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चलिए 15 ठो हम लोग देख लिए। 16वां प्रश्न आपके बीच में है, नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप लोग बताइएगा। एक भाषा उसका नाम है नेवाड़ी। नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, सौरसेनी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में? क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? 16वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। इसमें लगभग आंसर देवनागरी हो रहा है ना जी, देवनागरी लिपि। नेवाड़ी भाषा का भी लिपि कौन सा है? देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी। तो वहाँ भी आंसर वही था, यहाँ भी आंसर सेम टू सेम है। 16 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 17वां प्रश्न आपके बीच में है, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग जो था राजा, वह किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक का नाम था दंती दुर्ग? राष्ट्रकूट, गंग वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश। यानी दंती दुर्ग जो है किस वंश का शासक था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के एक राजा थे। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था भाई? तो राष्ट्रकूट वंश का था। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का नाम हो गया, ठीक है ना। एक वंश में बहुत सारा राजा सब होता था, तो उसी वंश में हो गया राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना।
किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? कौन सा ऐसा राजा था जिसका पर्सनल नाम यानी व्यक्तिगत नाम देव था? तो बताइए कौन सा ऐसा राजा है जिसको कि कहा जाता है देव राजा? क्या कहा जाता है? देव राजा। विक्रमादित्य, दंती दुर्ग, मिहिर भोज या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? सोचिए 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 जरा सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को कहा जाता है देव। क्या कहा जाता है बच्चों? देव। बोलिए बोलिए, क्या कहा जाता है? देव। यानी विक्रमादित्य को कहा जाता है देव। चलिए याद हो गया ना जी। 18 प्रश्न को देख लिए, कितना मजा आ गया, 18 प्रश्न को याद भी हो गया। अब क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को किस शासक के किस वंश के शासकों ने बनवाया था? एगो मंदिर है, वो मंदिर है कहाँ पर? एलोरा में। कहाँ पर है? एलोरा से, ये सब महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो एलोरा में एगो मंदिर, उस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। क्या नाम है? कैलाश मंदिर। क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कैलाश मंदिर को किस वंश का शासक ने बनवाया था? गुर्जर, प्रतिहार, परमार, गुप्त और राष्ट्रकूट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो राजा थे, वही राजा क्या किया था? एगो मंदिर बनाया था, उस मंदिर का नाम था कौन सी? कैलाश मंदिर। यानी कैलाश मंदिर का कौन हो जाएगा? बनवाया कौन था? तो कैलाश मंदिर को बनवाया राष्ट्रकूट राजा। कौन राजा बनवाया बच्चों? तो राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया कैलाश मंदिर को, ठीक है ना जी। 19 तो याद करवा ना दिए, मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए 19 हो गया। 20वां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, राष्ट्रकूट की नई राजधानी क्या हो जाएगा? मान्यखेत, धारा नगरी, कन्नौज या फिर कलिंग? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मान्यखेत यानी मान्यखेत। खेत बोलिए, खेत बोलिए, बात बराबर है। तो राष्ट्रकूट जो राजा था उसका राजधानी हो जाएगा कहाँ? मान्यखेत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मान्यखेत। याद हो गया ना जी। राष्ट्रकूट राजा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मान्यखेत। 20 हो गया। अभी 21वां प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है ना। तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं ये कहाँ का भाषा है? उत्तर भारत का, पश्चिमी भारत का, पूर्वी भारत का या फिर दक्षिणी भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? दक्षिणी भारत, वही साउथ इंडिया का, ठीक है ना। दक्षिणी भारत, दक्षिण माना हो गया साउथ, ठीक है ना। तो दक्षिणी भारत का हो गया ये सब जो भाषा है, यह सब भाषा दक्षिणी भारत का है। आप साउथ इंडिया जाइएगा घूमने के लिए तो आपको वहाँ तमिल आना चाहिए, मलयालम आना चाहिए, तेलुगु भाषा आप सीख लीजिए, कन्नड़ भाषा आप सीख लीजिए, तब साउथ इंडिया में घूमिए, अब मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप इंग्लिश सीख लीजिए, सबसे बेस्ट वो भी रहेगा, इंग्लिश वहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको साउथ इंडिया में ये सब भाषा चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ठीक है ना। चलिए 21 हो गया। 22वां प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? आप लोग बताइएगा, नागरी लिपि जो है यह कौन सी विद्या है शीर्षक पाठ का? कहता है साक्षात्कार है, इंटरव्यू है भाई, निबंध है क्या, भाषण है क्या या फिर कहानी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तो नागरी लिपि क्या है बच्चों? तो नागरी लिपि यह एक निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध, यानी बी नंबर हो जाएगा। नागरी लिपि क्या है? तो यह एक निबंध है, ऐसे है, निबंध है, ठीक है ना। जैसे हम लोग गाय पर निबंध लिखते हैं उस तरीका से नागरी लिपि पर निबंध लिख दिए। कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? अब इस तो क्वेश्चन मिलता जुलता वही क्वेश्चन हो गया पहले वाला ही। भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है? गुनाकर, मूले, नलिन विलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंथी। तो जानिए गए होंगे आप लोग, पहले भी मिल चुका इस टाइप का प्रश्न। तो यानी भारतीय लिपियों की कहानी है गुनाकर मूले का रचना है, ठीक है ना। तो मतलब मिलता जुलता प्रश्न ही सब ठो मिल रहा है। तो इस प्रश्न को हम लोग देख लिए। 24वां प्रश्न आपके बीच में है। आप लोग बताइए कि गुनाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? बताइए गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? जन्म याद है कि नहीं याद है? सब लेखक का जन्म मोटा मोटी याद करना पड़ेगा, बहुत लास्ट का मत याद कीजिएगा, लेकिन शुरुआत का कम से कम कुछ याद कर लीजिएगा। कहता है गुनाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 37 में, 38 में? बताइए, ऑप्शनों हम वैसने दिए हुआ, 35, 36, 37, 38। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में गुनाकर मूले चचा का जन्म हुआ था। 1935 में, 1935 में इनका जन्म हुआ था। याद हो गया नहीं? याद हो गया। 1935 बोलिए फटाफट, 1935, 1935। कहता गुनाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए गुनाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? 35 में हो गया, लेकिन कहाँ पर हुआ था? कहता है केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। यानी गुनाकर मूले जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ जन्म हुआ था बच्चों? तो महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1935 में। कहाँ जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में जन्म हुआ था।
25 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 26वां प्रश्न है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा जो दान पत्र है वह किस समय का है, कब मिला है बेतमा दान पत्र, यानी कब का है। 1020 का है, 1021 का है, 1022 का है, 1023 का है। तो बेतमा दान पत्र कब का है, तो 1020 का है। कब का है, 1020 का है। बेतमा दान पत्र मिलेगा, आंसर टिक कर देना है 10 20 102 जीरो, लगता है 102 जीरो, याद हो गया होगा जी। चलिए 26 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 27वां प्रश्न है कि इस्लामी शासक यानी मुस्लिम शासक जो थे का आरंभ काल, यानी हिंदुस्तान में जो मुस्लिम शासक थे उन्हीं को कहा जाता है इस्लाम। इस्लाम मतलब हो गया एक प्रकार से मुस्लिम, ठीक है। तो इस्लाम बोलिए, मुस्लिम बोलिए, बात एक है। तो कहता है मुस्लिम शासक का आरंभ काल कब से कब तक है। बताइए आप लोग कि कौन सा हो जाएगा, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं या फिर 15वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी, यानी लगभग 1100 ईस्वी को कहा जाता है 12वीं शताब्दी। 1100 ईस्वी में ही मुस्लिम लोगों का भारत में पूर्ण रूप से यहां पर हस्तक्षेप हो गया, आकर के वो लोग जम गए ना जी। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28वां प्रश्न आपके बीच में है, नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है। नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है, शुरुआत में जो हमको लेख मिला है नागरी लिपि से संबंधित, वो कहाँ मिला है। पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में, या फिर उत्तरी भारत में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी भारत, साउथ का जो कहा जाता है भारत, वहीं पर हम लोगों को नागरी लिपि के बारे में प्रूफ मिला है, प्रमाण मिला है, आरंभिक लेख मिला है, ठीक है। तो कहाँ मिला है, दक्षिणी भारत में। साउथ इंडिया में जो है ना, दक्षिणी भारत में ही नागरी लिपि से संबंधित बहुत सारा प्रूफ मिला है, यानी प्रमाण वगैरह को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ मिला हमको, तो दक्षिणी भारत में मिला है, साउथ इंडिया में मिला है। 28 हो गया। 29वां प्रश्न है कि बताइए आप लोग बच्चों, रामायण की रचना किसने की थी। आखिर जो रामायण है उस चीज का रचना किसने किया था, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रामायण को किसने लिखा, उसकी रचना किसने की। वाल्मीकि ने किया, वेद व्यास ने किया, कालिदास ने किया, या फिर तुलसीदास ने किया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो रामायण की रचना की थी बच्चों वाल्मीकि ने। किसने की थी, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अच्छा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आप लोग बताइए कि महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की, आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। ऑप्शन इसी में से कोई एक ठो है, ऑप्शन इसी में से कोई एक ठो है, ठीक है ना। अभी 3 को बच गया, बताइए तीनों में से कौन है ऐसा जिसने की महाभारत की रचना की। तीनों में से कौन लिखा है, आप लोग को ऑप्शन दे दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात और, यही तीनों में से एक ठो हो जाएगा। जिसका आंसर सही होगा हम उसको रिप्लाई करेंगे, जिसका आंसर सही होगा तो हम उसको क्या करेंगे, पर्सनली उसको उसी चीज जगह पे मैसेज में रिप्लाई कर देंगे कि हाँ बच्चों तुम्हारा आंसर सही है। लेकिन हम एक आपको हिंट्स दे देते हैं, यही तीनों में से आंसर है कि महाभारत को क्या लिखा है, बताइए ये तीनों में से कौन लिखा है, ठीक है। सोचिएगा, सोच के कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा। सबका नाम भी देखेंगे कि कौन सही जानता है इसका। 29 हो गया। अब 30वां प्रश्न है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, कि आखिर गुप्तों की जो राजधानी है उसको क्या कहा जाता है। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, या फिर देवनगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवनगर। यानी गुप्तों की जो राजधानी है, गुप्तों की राजधानी को कहा गया है देवनगर। क्या कहा गया है, देवनगर। तो 30 प्रश्न को हम लोग कितना मजा आ गया देख करके ना जी, पूरा मजा आ गया, एकदम धुआं क्लास करके रख दिए। 30 का 30 प्रश्न को हल कर लिए। इसी प्रकार से नया वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, और आप लोग वीडियो में हमेशा जैसे ही वीडियो आता है उसको वीडियो को तुरंत एकदम देख करके खत्म कर दीजिए। काहे कि तैयारी करना है तो बाबू मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मोटिवेशनल लाइन तो हम आपके लिए बीच में लाते ही रहते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कीजिए कि सर मुझे वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्यारा सा कमेंट, खूबसूरत सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा अपने सर के लिए, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, नए जो बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों एगो ऐसा रंग का दिखेगा, लाइक कर दीजिए, दबा दीजिए, एकदम ठोक करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।